अभी हम लोगों ने ये समझा कि रिसेप्टर किस तरीके से काम करते हैं, है ना। अब रिसेप्टर से जुड़े हुए दो इंपॉर्टेंट टर्म हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। तो आइए हम लोग अब इन एगोनिस्ट और जो एंटागोनिस्ट है इन्हें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। हम जानते हैं कि जो ये सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। सपोज इस सेल मेम्ब्रेन पर जो है प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल, स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो होते हैं उन्हें हम लोग रिसेप्टर्स कहते हैं। जब यहां पर प्राइमरी मैसेंजर आकर बाइंड होता है तो प्राइमरी मैसेंजर के बाइंडिंग के साथ ही यहां पर कुछ केमिकल सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं और ये केमिकल सिग्नल आगे जो सेल के जो पाथवे है उस सेल के पाथवे को आगे प्रोसीड करते हैं और वहां पर जो है किसी न किसी प्रकार के बायोकेमिकल प्रोसेस को वो गवर्न करते हैं। अब यहां पर हमें यह समझना है कि इन रिसेप्टर से ये जो बाइंड होने वाले जो प्राइमरी मैसेंजर है, हमने इन्हें प्राइमरी मैसेंजर कहा था, और यहां पर जो प्राइमरी मैसेंजर के बाइंड होने के बाद में प्रोटीन मॉलिक्यूल जो एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हमने सेकेंडरी मैसेंजर कहा था। तो ये जो प्राइमरी मैसेंजर है, ये प्राइमरी मैसेंजर जो है दो प्रकार के हो सकते हैं। प्राइमरी मैसेंजर नेचुरल हो सकते हैं। नेचुरल का मतलब ये है कि जो बॉडी में खुद बनने वाले जो मैसेंजर है, यानी इन किसी एनिमल या किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में बनने वाले जो केमिकल है, यदि वो केमिकल इन रिसेप्टर से बाइंड होकर किसी एक्शन को परफॉर्म करते हैं तो हम उन्हें नेचुरल मैसेंजर कह सकते हैं। साथ में यहां पर जो है ड्रग्स या जिन्हें हम लोग मेडिसिन कहते हैं, ये मेडिसिन जो है, ड्रग या मेडिसिन भी यहां पर प्राइमरी मैसेंजर जैसा काम कर सकती है। पर यहां पे फर्क क्या है कि जो नेचुरल मैसेंजर है वो हमारी बॉडी में खुद बन रहे हैं और ड्रग या मेडिसिन जो है, ड्रग या मेडिसिन क्या है, इन्हें हम लोग बाहर से ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग यहां पर बात करें एड्रेनलिन की बात करें, यहां पर हम लोग क्या करें, एड्रेनलिन की बात करें, तो हम जानते हैं कि जो एड्रेनलिन है वो एक हार्मोन है और ये हमारे किडनी के ऊपर जो एड्रेनल ग्लैंड होती है वहां से रिलीज होता है और ये हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप के एक्शन प्रोड्यूस करता है ना। तो ये जो एड्रेनलिन जो है, दिस एड्रेनलिन इज अ केमिकल मैसेंजर बट इट इज अ नेचुरल केमिकल मैसेंजर बिकॉज इट इज प्रेजेंट और इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इटसेल्फ। अब जब ये एड्रेनलिन अपने इस रिसेप्टर, सपोज ये जो रिसेप्टर है यहां पर एड्रेनलिन आकर बाइंड होता है तो हम लोग इसे एड्रेनलिन रिसेप्टर कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, हम इसे एड्रेनलिन रिसेप्टर कहेंगे। यानी ऐसे रिसेप्टर जहां पर क्या हो रहा है, एड्रेनलिन आकर बाइंड हो रहा है, उसे हम लोग एड्रेनलिन रिसेप्टर कहेंगे। तो जब यहां पर एड्रेनलिन आकर बाइंड होता है तो एड्रेनलिन अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, है ना। लेकिन यदि हम कोई ऐसी ड्रग या मेडिसिन खाते हैं जो एड्रेनलिन की जगह पर खुद आकर बाइंड हो, जो एड्रेनलिन की जगह पर खुद आकर बाइंड हो जाए और एड्रेनलिन जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करे, ठीक है। यदि कोई ड्रग या कोई मेडिसिन जो कि एड्रेनलिन रिसेप्टर की जगह पर आकर खुद बाइंड हो जाए और एड्रेनलिन जैसा, जैसे को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे को हम कहते हैं मिमिक, है ना। और इसी से टर्म बना है मिमिक्री, है ना। यदि मान लो कोई आर्टिस्ट है, यदि वो अमिताभ बच्चन जैसी एक्टिंग और आवाज निकालता है तो हम कहते हैं कि वो अमिताभ बच्चन की मिमिक्री कर रहा है, जैसा इफेक्ट। तो यदि कोई ड्रग एड्रेनलिन जैसा, एड्रेनलिन रिसेप्टर से बाइंड होकर एड्रेनलिन जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है तो उसे हम कहते हैं मिमिक। तो इस तरीके से जब एड्रेनलिन जैसी कोई ड्रग एड्रेनलिन रिसेप्टर से बाइंड होकर जो है एड्रेनलिन जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, तब इस तरीके की ड्रग या मेडिसिन को हम लोग एगोनिस्ट कहते हैं।
क्या कहते हैं हम लोग इन्हें हम लोग एगोनिस्ट कहते हैं। तो एगोनिस्ट क्या है, हम क्या लिख सकते हैं कि व्हाट इज अ एगोनिस्ट, ड्रग और मेडिसिन that produces drug or medicine that produces similar effect like primary messenger, ऐसे ड्रग या मेडिसिन को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल देम एगोनिस्ट। ठीक है, ड्रग और मेडिसिन दैट प्रोड्यूसेस सिमिलर इफेक्ट लाइक प्राइमरी मैसेंजर, दैट इज कॉल्ड द एगोनिस्ट। वहीं पर मान लीजिए यदि ये ड्रग या मेडिसिन नेचुरल मैसेंजर की जगह पर आकर बाइंड हो रही है और नेचुरल मैसेंजर के अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, नेचुरल मैसेंजर के अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, तब हम लोग उन्हें क्या कहेंगे, एंटागोनिस्ट कहेंगे। एंटागोनिस्ट हम क्या कहेंगे, एंटागोनिस्ट, अपोज करने वाली, अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाली। सिमिलर या उसके जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाले को एगोनिस्ट कह रहे हैं। वहीं पर एंटागोनिस्ट क्या है, अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाली ड्रग को हम लोग एंटागोनिस्ट कहेंगे। तो इसे हम क्या कर सकते हैं कि ड्रग और मेडिसिन दैट प्रोड्यूसेस ड्रग और मेडिसिन दैट प्रोड्यूसेस opposite effect or inhibit action of natural messenger are called antagonist, है ना। यहां पर इसे हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, एक छोटे से डे टू डे लाइफ के एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में हम लोग बात करेंगे। मान लीजिए कि ये सेल है ना, मान लीजिए ये सेल है। इस सेल पर यहां पर रिसेप्टर है, तो हम जानते हैं कि रिसेप्टर क्या है, रिसेप्टर आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल, स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल, है ना। ये जो रिसेप्टर है इसे हम लोग कह रहे हैं एड्रेनालिन रिसेप्टर। इसे हम क्या कर रहे हैं, एड्रेनालिन रिसेप्टर कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि इस रिसेप्टर से एड्रेनालिन आकर बाइंड होता है। मान लीजिए एड्रेनालिन ऐसा है ना, ये क्या है, ये एड्रेनालिन है। एड्रेनालिन को हम ADR लिख रहे हैं, है ना। मान लीजिए जब ये एड्रेनालिन इस एड्रेनालिन रिसेप्टर से आकर बाइंड होता है तो क्या करता है, ये एड्रेनालिन जो है हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा। मान लीजिए जो सेल है ये हार्ट की सेल है, मान लीजिए, है ना। हालांकि हार्ट की सेल ऐसी नहीं होती है ना, ब्रांच तो होती है, लेकिन मान लीजिए कि जब ये एड्रेनालिन इस एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से आकर बाइंड होता है और ये हार्ट की सेल है, तो एड्रेनालिन का काम क्या, हार्ट रेट को बढ़ा देना। हमारा हार्ट रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा, हार्ट ज्यादा तेजी से पंप करेगा, है ना, एक नंबर में ज्यादा बीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसका हार्ट रेट बड़ा स्लो चल रहा है, हार्ट रेट क्या है, कम है उसका, और हार्ट रेट लगातार कम होते चले जा रहा है। तो ऐसे केस में हमें हार्ट रेट को नॉर्मल करने के लिए क्या करना होगा, हार्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा। और हमें हार्ट रेट को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, बाहर से एड्रेनालिन जैसी ड्रग देंगे। जब हम लोग एड्रेनालिन जैसी ड्रग देंगे तो वो एड्रेनालिन जैसी ड्रग यहां पर एड्रेनालिन रिसेप्टर से आकर जैसे ही बाइंड होगी वो हार्ट रेट को तेज कर देगी, यानी हार्ट रेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो ऐसी ड्रग को हम लोग क्या कहेंगे, एगोनिस्ट कहेंगे। लेकिन मान लीजिए कोई दूसरा पेशेंट है जिसका हार्ट रेट अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया है,
नॉर्मल हार्ट रेट हमारा 70 से 80 के बीच में होता है। मान लीजिए किसी कारणवश उसका जो हार्ट रेट है वो 120 हो गया है और लगातार 10 मिनट 15 मिनट तक उसका 120 ही हार्ट रेट रहा, यदि इतना ज़्यादा हार्ट रेट लंबे समय तक रहेगा तो कोलैप्स हो सकता है, उस पेशेंट के दूसरे इंटरनल ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं और उसकी डेथ हो सकती है। तो ऐसे समय में डॉक्टर क्या करेंगे, ऐसी ड्रग देंगे जो इस एड्रेनालिन रिसेप्टर से आकर बाइंड हो जाए और एड्रेनालिन को अपना काम करने से रोक दे, क्योंकि हार्ट रेट क्यों बढ़ा हुआ था, एड्रेनालिन के कारण। तो यदि ऐसी ड्रग जो कि एड्रेनालिन रिसेप्टर से आकर बाइंड हो जाए और वो क्या करे, वो एड्रेनालिन को काम करने से रोक दे, और जब एड्रेनालिन काम नहीं करेगा तो धीरे धीरे जो बढ़ा हुआ हार्ट रेट है वो क्या हो जाएगा, कम होना चालू हो जाएगा। तो उस ड्रग ने जिसने एड्रेनालिन के अपोजिट काम किया है, एड्रेनालिन के अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस किया है, उन ड्रग को हम लोग क्या कहेंगे, एंटागोनिस्ट ड्रग कहेंगे। तो इस तरीके से शायद आपको एक जनरल आइडिया हो गया होगा कि जो भी डे टू डे लाइफ में हम लोग ड्रग या मेडिसिन या दवाइयां जो हम लोग खाते हैं वो कैसे काम करती है। वह मेनली 2 टाइप से काम करती है, या तो वो एंजाइम को ब्लॉक करेगी या एंजाइम के इफेक्ट को बढ़ा देगी, या वो रिसेप्टर से बाइंड होकर एगोनिस्ट जैसा काम करेगी या एंटागोनिस्ट जैसा काम करेगी, है ना। तो इस तरीके से आप मान लीजिए कि एगोनिस्ट और जो एंटागोनिस्ट है वो काम करते हैं। तो जब भी कोई मेडिसिन या ड्रग यदि आप कभी खाएंगे तो थोड़ा सा एक बार उसके बारे में विचार जरूर करें कि ये संभवतः आपके बॉडी में पहुंचकर ये ड्रग कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाली है ना। ये वहां पर एगोनिस्ट जैसा काम कर रही है कि एंटागोनिस्ट जैसा काम कर रही है ना। तो इस तरीके से यहां पर हमने ड्रग के काम करने के तरीके को, यानी किस तरीके से हाउ द ड्रग एक्ट्स को हम लोगों ने थोड़ा सा 12th लेवल पर समझने की कोशिश की। जब आप में से कुछ स्टूडेंट आगे फार्मास्यूटिकल साइंस को चूज करेंगे, फार्मास्यूटिकल या मेडिकल साइंस को अपना कैरियर के तौर पे चूज करेंगे, तब वहां पर आपको ये चीजें और डिटेल में पढ़नी होगी, मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ना होगा कि किस तरीके से रिसेप्टर होते हैं, उनका स्ट्रक्चर होता है, ड्रग होती है, ड्रग के डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग कैसी होती है, डॉकिंग कैसे होती है, किस तरीके से वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से फार्मास्यूटिकल साइंस अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटी भी है। तो यहां पर अभी तक हम लोगों ने ड्रग कैसे काम करती इसको हमने समझा। अब आगे हम लोग देखते हैं जो कि हमारे सिलेबस में है कि थेरेप्यूटिक इफेक्ट क्लासेस ऑफ द ड्रग की कितनी डिफरेंट टाइप की क्लासेस होती है और ड्रग होती है और वो कैसे जनरली काम करती है। छोटे यार, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है। कौन सी बात? यार, इस संसार का सबसे पुराना जीव कौन सा है? बस इतनी सी बात, जेब्रा है। वो कैसे? अरे वो ब्लैक एंड व्हाइट है ना। अबे मस्ती कम कर, स्टेप पे पढ़ाई कर। So now we see the therapeutic action of the antacids कि एंटासिड्स क्या होते हैं और कैसे ये काम करते हैं। तो सबसे पहले एंटासिड को समझने के पहले हमें हाइपर एसिडिटी को समझना होगा। हमें क्या करना है, हमें हाइपर एसिडिटी को समझना होगा कि हाइपर एसिडिटी क्या है। हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में स्टमक होता है। स्टमक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री सिस्टम। जो स्टमक है, स्टमक की जो वॉल है, स्टमक की वॉल में स्पेसिफिक टाइप की ग्लैंड्स होती है। ये ग्लैंड्स क्या करती है, दीज ग्लैंड्स सिक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये ग्लैंड क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रेट करती है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, है ना। फूड का डाइजेशन ये कैसे करता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये कुछ एंजाइम, पर्टिकुलरली जो
पेप्सिनोजन है उस पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा और इस तरीके से वो ट्रिगर करके क्या करता है, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा और आप में से जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उन्होंने भी पढ़ा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम जो है मीडियम को एसिडिक बनाता है हमारे स्टमक में, जिसके कारण से वहाँ पर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण से वहाँ पर आप मान सकते हैं प्रोटीन का डाइजेशन प्रॉपर होता है। इसके अलावा पीएच कम होने के कारण जो है यदि वहाँ पर हमारे फूड में यदि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस तरीके से जो है स्टमक की वॉल से हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। नटशेल में हम ऐसा याद रख सकते हैं। लेकिन कभी आपने देखा होगा कि यदि कभी कभार यदि हम लोग ज्यादा स्पाइसेस, ज्यादा मसाले वाला खाना खा ले, है ना, ज्यादा मसाले वाले खाना खा ले, या कई बार कुछ ड्रग या कुछ मेडिसिन खाने के बाद में अचानक से क्या होता है, अचानक से यदि हम देखें तो क्या होगा, अचानक से हमारे पेट में गैस बनना चालू हो जाती है, अचानक से खट्टी डकार आना चालू हो जाएगी और क्या होगा, कई बार पेट में दर्द या जलन भी हो सकता है। यदि ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि वहां पर जो HCl है, इस HCl एसिड का जो सिक्रेशन है वो क्या हो गया, सिक्रेशन ओवर हो गया, सिक्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया है। और जब यहां पर HCl का सिक्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, ओवर सिक्रेशन के कारण क्या होगा, ये जो स्टमक की जो वॉल है, स्टमक की वॉल डैमेज होना चालू हो जाएगी। स्टमक की जो वॉल है वो डैमेज होना चालू हो जाएगी, जिसके कारण से वहां पर जो है पेट दर्द होना चालू होगा, खट्टी डकारें आना चालू हो जाएगी, इरिटेशन होना चालू हो जाएगा। और यदि इसका समय रहते ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो वहां पर जो है पेप्टिक अल्सर भी हो सकते हैं। वहां पर क्या होगा, वहां पर पेप्टिक अल्सर भी हो सकते हैं, है ना, यानी हमारे स्टमक में छाले आ जाएंगे, अल्सर्स आ जाएंगे। स्टमक के छालों को हम लोग पेप्टिक अल्सर कहते हैं, है ना। अब पेप्टिक अल्सर जो है यदि हम बात करें तो करीब करीब 1970s के पहले जो है पेप्टिक अल्सर अपने आप में बहुत खतरनाक बीमारी मानी जाती थी। यदि किसी को पेप्टिक अल्सर यदि हो जाते थे तो कई बार ऐसा होता था कि प्रॉपर ट्रीटमेंट न होने के कारण जो है पेशेंट की डेथ हो सकती थी, या कई बार ऐसा भी होता था कि सर्जरी करके उस अफेक्टेड पार्ट को हटाना पड़ता था, है ना। कब, 1970s के पहले। क्यों, क्योंकि 1970s के पहले जो HCl का ओवर सिक्रेशन होता था, HCl के ओवर सिक्रेशन के लिए जो है खासकर जिन मेडिसिन का इस्तेमाल हम लोग करते थे, जिन दवाइयों का इस्तेमाल करते थे, उन्हें जनरली हम लोग एंटासिड कहते थे। लेकिन ये जो एंटासिड जो थे 1970s के पहले, ये एंटासिड क्या थे, ये एंटासिड जनरली नॉन सिस्टेमिक, ये क्या थे, नॉन सिस्टेमिक एंटासिड थे। इन्हें हम लोग क्या कहते थे, इन्हें नॉन सिस्टेमिक एंटासिड कहते थे। और इनका जो काम था वो क्या था, इनका काम केवल और केवल जो एक्स्ट्रा हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, इस एक्स्ट्रा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रल करने का काम था। मतलब ये जो ड्रग या एंटासिड थे ये केवल हमारे स्टमक में जो एसिड है उसको न्यूट्रल कर सकते थे, लेकिन HCl के सिक्रेशन को कम नहीं कर सकते थे। किसी कारणवश यदि हमारे स्टमक में HCl का सिक्रेशन यदि लगातार बढ़ रहा होगा, लगातार यदि हो रहा है, तो ये जो नॉन सिस्टेमिक एंटासिड होते थे ये क्या करते थे कि HCl को केवल न्यूट्रल करते थे, लेकिन HCl के सिक्रेशन को कंट्रोल नहीं करते थे, HCl के सिक्रेशन को कम नहीं करते थे। तो जब तक आपने वो एंटासिड लिया है, जितना एसिड न्यूट्रल हो गया, जैसे ही नया HCl रिलीज होना चालू होगा तो वो फिर आपको तकलीफ देना चालू कर देगा, है ना। तो इस तरीके से उस समय जो एंटासिड लिए जाते थे उन्हें हम लोग नॉन सिस्टेमिक एंटासिड कहते थे। अब ये नॉन सिस्टेमिक एंटासिड आज भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पहले भी इस्तेमाल करते थे।
तो ये नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स क्या है, इसके बारे में भी अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि नॉन सिस्टेमिक एंटासिड क्या है और ये कैसे काम करते हैं। तो जो नॉन सिस्टेमिक एंटासिड होते हैं, यदि हम इनको डिस्क्राइब करें तो हम कह सकते हैं कि नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स आर ड्रग्स ऑफ बेसिक नेचर। ये क्या है, ये बेसिक नेचर की होती थी, ऑफ आर ड्रग्स ऑफ बेसिक नेचर दैट रिएक्ट्स विथ स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट रिएक्ट विद द स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड न्यूट्रलाइज इट, है ना। तो ये क्या थे कि नॉन सिस्टेमिक एंटासिड क्या है, ऐसी ड्रग या मेडिसिन होती थी जो कैसे नेचर की होती थी, बेसिक यानी एल्कली नेचर की होती थी, और ये क्या करते थी, ये हमारे स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसको क्या करेगा, न्यूट्रल करता था केवल, है ना। तो यहां पर जो नॉन सिस्टेमिक एंटासिड है इसके एग्जांपल क्या है, आपने देखा होगा कि इनो हो गया या जेलुसिल या डाइजिन जो कि हम लोग खाते हैं, कभी आपने देखा होगा कि आपके घर पे कोई एंटासिड यदि रखा है, उसको यदि आप गौर करोगे, उसको यदि आप देखोगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा, वहां पर आपको उसका जो कंपोजिशन है, उस कंपोजिशन में यदि आप देखोगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि उसमें होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसमें होगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, उसमें क्या होगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा, है ना। उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट भी हो सकता है। यदि हम इनो की बात करें तो इनो में सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम लोग खाने का सोडा या बेकिंग सोडा कहते हैं, वो होता है। यदि हम इन तीनों के नेचर की बात करें तो जो तीनों है, ये तीनों कैसे है, बेसिक नेचर के हैं। तो जैसे ही हम इन एंटासिड को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो क्या होता है, हमारे स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिसके कारण से हमें गैस्ट्रिक इरिटेशन हो रहा है, पेन हो रहा है, खट्टी डकार आ रही, गैस आ रही है, ये क्या करेंगे, इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करेंगे, न्यूट्रल करेंगे। तो जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो यहां पर मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। इस तरीके से ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रल करने में हेल्प करेगा। यदि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यदि हम लेते हैं तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा और यहां पर क्या बनाएगा, यहां पर एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। इस तरीके से जो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रल करेगा। यदि हम सोडियम बाइकार्बोनेट यदि लेते हैं तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट यहां पर क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट यहां पर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो इस तरीके से यहां पर सिम्टोमेटिकली ये जो नॉन सिस्टेमिक एंटासिड होते हैं, ये नॉन सिस्टेमिक एंटासिड सिम्टोमेटिकली रिलीफ देते हैं, यानी जो सिम्टम्स है उन सिम्टम्स को रिलीफ करते हैं, है ना, लेकिन ये उस कॉज को रिलीफ नहीं करते, है ना। कि यदि वहां पर मसाले खाने के कारण यदि किसी और कारण से, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि यदि हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं तो भी एसिडिटी होती है। कई बार यदि हमारी नींद प्रॉपर ना हो, यदि हमें 1 या 2 रात यदि मान लो जागना पड़ जाए तो भी एसिडिटी होना चालू हो जाती है ना। तो इस तरीके, या कई बार ऐसा होता है कि जो है प्रॉपर तरीके से हम लोग खाना नहीं खाते हैं, उसके कारण से भी एसिडिटी हो जाती है। कई बार हम लोग भूख को टॉलरेट करते हैं या भूख को मारते हैं, तब भी हमें एसिडिटी हो जाती है। तो इस तरीके से जब भी एसिडिटी होती है तो एसिडिटी में क्या हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा रिलीज हो रहा है। उसका कारण कुछ भी हो सकता है ना। तो इस तरीके से जो नॉन सिस्टेमिक एंटासिड होते हैं, जनरली वो स्टमक में जो अवेलेबल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अवेलेबल हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसको क्या करते हैं, उसको न्यूट्रल करते हैं, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिलीज होने को नहीं रोकते, है ना। तो इस तरीके से वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिलीज होने को नहीं रोकते हैं, इसीलिए उन्हें हम लोग नॉन सिस्टेमिक एंटासिड कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से यहां पर अभी हमने क्या देखा कि एंटासिड क्या होते हैं, ऐसे एंटासिड जो ऐसी ड्रग जो क्या करती है, जो कि बेसिक नेचर की होती है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रल करके रिलीव कराती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग एंटासिड
कहते हैं। और एंटासिड के यहां पर हम लोगों ने एग्जाम्पल और इनके काम करने के तरीके को हमने देखा। अब यहां पे एक और सवाल ये है कि ये तो बात हुई 1970 के पहले। हाँ, यहां पे एक दो चीजें और हमें जाननी होगी कि क्या होता है कि यहां पर यदि किसी को ज्यादा एसिडिटी होती थी पहले तो एंटासिड ले लिया करते थे, लेकिन इन एंटासिड के साथ में कुछ दिक्कतें भी थी कि जैसे यदि हम लोग बात करें कि ये जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स है, चाहे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें चाहे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड है। तो मेटल हाइड्रोक्साइड एसिडिटी को बहुत अच्छे से रिलीव करते हैं, लेकिन ये हमारे स्टमक के पीएच को 7 के ऊपर नहीं ले जा पाते। ठीक है, जो मेटल हाइड्रोक्साइड है, ये मेटल हाइड्रोक्साइड जो है ये क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक को बहुत अच्छे से न्यूट्रल कर देंगे, लेकिन स्टमक के पीएच को 7 के ऊपर नहीं ले जा पाते हैं। तो इसीलिए ये एसिडिटी को रिलीव तो करते हैं लेकिन कम टाइम के लिए करते हैं। यहां पर यदि हम सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये बहुत अच्छा नॉन सिस्टेमिक एंटासिड है और सिस्टेमिक एंटासिड के तौर पे भी इसका इस्तेमाल होता है। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये बहुत अच्छे से एसिडिटी को रिलीव करता है, लेकिन इसके साथ में ये समस्या है कि ये स्टमक के पीएच को न्यूट्रल के ऊपर ले जाते हैं, एल्कलाइन कर देगा। और जैसे ही वहां पर एल्कलाइन मीडिया होता है वैसे ही होना चालू होगा, वहां पर और तेजी से हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होना चालू हो जाता है। यानी स्टमक का एल्कलाइन पीएच भी वहां पर HCl के रिलीज को कई बार प्रमोट करता है। साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट होने के कारण यदि ये पेशेंट, यदि उसको हार्ट की प्रॉब्लम है या कार्डियक प्रॉब्लम है या बीपी की प्रॉब्लम है, तो हम उन्हें ज्यादा क्वांटिटी में सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं दे सकते, क्योंकि जो सोडियम आयन है ऐसे पेशेंट में बीपी या हार्ट रेट को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो इस तरीके से जब भी कोई भी मेडिसिन हम लोग लेते हैं तो उसके कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं, उसके कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शन या साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना होता है क्या रिस्क वर्सेस बेनिफिट, कि कितना रिस्क है और कितना बेनिफिट है, तो इसको हमें ध्यान में रखना होता है। तो इस तरीके से जो है 1970s के पहले जो है इन एंटासिड्स का यूज ज्यादा होता था, आज भी ये होता है। जैसे यदि हम इनो की बात करें, चाहे हम यदि बात करें जेलुसिल की बात करें, डाइजिन की बात करें, तो उनमें भी आपको यही चीजें मिलेगी। अब 1970s में एक ऐसी ड्रग डिस्कवर हुई जिसने क्या हुआ, जिसने एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है या हाइपर एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है उसको बहुत हद तक कम कर दिया, कम साइड इफेक्ट के साथ में। तो इस तरीके से 1970s में क्या हुआ कि 1970s के आसपास साइंटिस्ट लोगों को पता चला कि जो हमारा जो स्टमक है, स्टमक में जो मान लीजिए ये स्टमक है, स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिलीज होने के पीछे एक केमिकल है जिसका नाम है हिस्टामिन। एक केमिकल है जिसका नाम क्या है, हिस्टामिन। ये हिस्टामिन क्या करता है, ये हिस्टामिन डिफरेंट पाथवे के माध्यम से, ये हिस्टामिन डिफरेंट पाथवे के माध्यम से ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिलीज को क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो रिलीज है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिलीज को क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है। अब जैसे ही हिस्टामिन स्टमक की सेल पर आकर अटैक करेगा, स्टमक की सेल हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगी, ज्यादा बनाना चालू कर देगी। तो यहां पर जैसे जैसे ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, क्या होगा, यहां का जो पीएच है वो कम होते चले जाएगा और हाइपर एसिडिटी होना चालू हो जाएगी, पेट में जलन, दर्द, खट्टी डकारे, गैस होना चालू हो जाएगी। तब जब साइंटिस्ट को पता चला कि एसिडिटी के लिए यह हिस्टामिन रिस्पॉन्सिबल है, तब उन्होंने एक ड्रग डिस्कवर की। उस ड्रग का नाम था सिमेटिडीन। उस ड्रग का नाम क्या है, उस ड्रग का नाम था सिमेटिडीन, है ना। तो जो सिमेटिडीन जो ड्रग थी, ये सिमेटिडीन ड्रग क्या करती है, ये सिमेटिडीन ड्रग इस हिस्टामाइन को ब्लॉक कर देती है। कैसे ब्लॉक करती है, आइए उसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर अब हम लोग समझने की कोशिश करें कि जो सिमेटिडीन 1970s में जब डिस्कवर हुई तो उसके बाद से किस तरीके से पेप्टिक अल्सर का इलाज होना चालू हो गया और लोगों को बहुत राहत मिलना चालू हो गई एसिडिटी से, है ना। तो हम उसको ऐसा समझ सकते हैं कि अभी हमने देखा कि जो HCl कहां रिलीज होता है,
HCl हमारे स्टमक में रिलीज होता है। अब यहां पर ये रिलीज क्यों हो रहा है, यदि हम ये स्टमक की वॉल को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके ऐसा हम लोग बनाने की कोशिश करें तो हम यहां पर ऐसा समझ सकते हैं कि ये वो सेल की सेल मेम्ब्रेन है जिस पर क्या होता है, वो सेल की सेल मेम्ब्रेन है जो HCl बनाती है। इस सेल मेम्ब्रेन पर ये एक रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर को हम कहते हैं हिस्टामिन रिसेप्टर। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे हिस्टामिन रिसेप्टर। इसे क्या कहेंगे, इसे हम लोग हिस्टामिन रिसेप्टर कहेंगे। इसे हिस्टामिन रिसेप्टर क्यों कहते हैं वो हमने इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर ये जो हिस्टामिन है, ये हिस्टामिन, मान लीजिए हिस्टामिन है, ये हिस्टामिन क्या है, ये हिस्टामिन इस तरीके से आकर अटैच होता है। जब ये हिस्टामिन इस हिस्टामिन रिसेप्टर से आकर अटैच होता है तो यहां पर सेकेंडरी मैसेंजर डेवलप होते हैं, जो कि हमने रिसेप्टर के एक्शन में पढ़ा भी है। तब ये सेकेंडरी मैसेंजर क्या करते हैं, ये किसी तरीके से क्या करते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिलीज को बढ़ा देते हैं। क्या हो रहा है कि ये सेल वो सेल है जो HCl बनाती है। तो इस HCl बनाने वाली सेल पर हिस्टामिन रिसेप्टर होते हैं। इन हिस्टामिन रिसेप्टर से जब हिस्टामिन बाइंड होता है तो क्या होता है, यहां पर किसी तरीके से HCl का सिक्रेशन बढ़ना चालू हो जाता है ना। और जब HCl का सिक्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, एसिडिटी होना चालू होगा। यदि किसी कारणवश जितना ज्यादा हिस्टामिन बनेगा उतना ज्यादा HCl बनना चालू हो जाएगा और उतनी ज्यादा एसिडिटी होना चालू हो जाएगी। तो 1970s में जो सबसे पहली जो ड्रग है, वो सबसे पहली ड्रग जो एसिडिटी के लिए डिस्कवर की गई उसका नाम था सिमेटिडीन। सिमेटिडीन उसे कहते हैं हम लोग सिमेटिडीन। अभी जो सिमेटिडीन है, ये सिमेटिडीन कैसे काम करती है, तो ये काम करती है एज ए एंटागोनिस्ट। हम लोगों ने एंटागोनिस्ट भी पढ़ा है, ठीक है। ये क्या है, हिस्टामिन एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, अपोजिट काम करने वाले या काम को रोकने वाले, विरोध पैदा करने वाले। तो ये जो सिमेटिडीन है ये क्या है, हिस्टामिन एंटागोनिस्ट है। यानी जिस रिसेप्टर से यहां पर हिस्टामिन आकर अटैच होता है, ये सिमेटिडीन क्या करेगी, सिमेटिडीन का भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही है। सिमेटिडीन क्या करेगी, यहां पर इस हिस्टामिन के रिसेप्टर से आकर खुद अटैच हो जाएगी, जिसके कारण से हिस्टामिन अटैच नहीं हो पाएगा। जब हिस्टामिन अटैच नहीं होगा तो यहां पे सेकेंडरी मैसेंजर नहीं बनेंगे। सेकेंडरी मैसेंजर नहीं बनेंगे तो ये सेकेंडरी मैसेंजर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रिलीज हो रहा था इसको रिलीज नहीं होने देंगे। और जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज नहीं होगा तो जो इसके कारण जो एसिडिटी हो रही थी वो अब एसिडिटी नहीं होगी। क्लियर। तो इस तरीके से क्या है कि इस तरीके से जो है सिमेटिडीन 1970s में जब डिस्कवर हुई तो सिमेटिडीन हिस्टामिन के अगेंस्ट काम करती थी, इसीलिए इसे हम लोग हिस्टामिन एंटागोनिस्ट कहते हैं। और हिस्टामिन के अगेंस्ट काम करती है, इसीलिए कई बार इन्हें हम लोग जो है एंटी हिस्टामिनिक भी कहते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग एंटी हिस्टामिनिक्स भी कहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर हमें समझ में आया कि सिमेटिडीन की जब डिस्कवरी हुई तो उसके बाद से जो है पेप्टिक अल्सर का ट्रीटमेंट आसान हो गया, हाइपर एसिडिटी का ट्रीटमेंट आसान हो गया और बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ। इसीलिए सिमेटिडीन जो है वो उस समय दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली एंटासिड बन गई थी। सिमेटिडीन के बाद में जो नेक्स्ट जो ड्रग डिस्कवर हुई वो थी रेनिटिडीन। रेनिटिडीन है ना। तो इस तरीके से सिमेटिडीन और रेनिटिडीन दोनों ही हिस्टामिन एंटागोनिस्ट कहलाते हैं और इन्हें हम लोग एंटी हिस्टामिनिक कहते हैं, है ना। अब ये जो हिस्टामिन है, इस हिस्टामिन का जो काम है वो केवल और केवल HCl को रिलीज करना नहीं है, बल्कि यह कहीं ना कहीं सर्दी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आइए आगे हम लोग समझते हैं कि जो हिस्टामिन है वो किस तरीके से केवल एसिडिटी कॉज नहीं करता बल्कि सर्दी भी कॉज करता है, ब्रोंकियल कंजेशन भी कॉज करता है। तो आइए अब हम लोग
एक और प्रकार के एंटीहिस्टामिनिक को समझने की कोशिश करते हैं और यह समझेंगे कि यहां पे जो हिस्टामिन के जो रिसेप्टर है, ये हिस्टामिन के रिसेप्टर कितने टाइप के होते हैं। सो एक मेरा आप सभी लोगों से सवाल है कि ये बताइए कि आप में से क्या कभी किसी को सर्दी खांसी हुई है, खासकर सर्दी हुई है क्या? हुई होगी, सभी को हुई है लगभग जीवन में, यानी जो भी हमारी उम्र है उसके हिसाब से हम लोगों को, हर किसी को कभी ना कभी सर्दी जरूर हुई होगी, है ना। सर्दी जिसे हम लोग कोल्ड कहते हैं, जब भी कोल्ड या जिसे हम लोग सर्दी कहते हैं, जब सर्दी होती है तो हमारे बॉडी में क्या सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, हमारे बॉडी में क्या सिम्टम्स होते हैं। यदि जब भी सर्दी होती है तब हम लोग देखेंगे कि खासकर क्या होगा, नेजल इरिटेशन होगा। क्या होगा? नेजल इरिटेशन। हमारी जो नाक है, नाक में खुजाहट होना चालू हो जाएगी, नाक में इरिटेशन होना चालू हो जाएगी, उसे हम लोग नेजल इरिटेशन कहते हैं। इसके अलावा हमने देखा होगा कि कई बार आंखों में भी जलन होना चालू हो जाती है ना, आंखों में भी जलन होना चालू हो जाती है, आंखों में पानी आना चालू हो जाती है और कई बार आंखें जो है ना, जो आई जो है वो कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है। इसके साथ साथ सर्दी जब होती है तो रनिंग नोज, नाक भी बहना चालू हो जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं रनिंग नोज, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, रनिंग नोज, नाक भी बहना चालू हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि जब सर्दी ज्यादा बढ़ जाती है तब क्या होता है, तब हमें यहां पर सांस लेने में भी तकलीफ होती है ना, हमें क्या होता है, ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होती है, और उसका कारण होता है नेजल कंजेशन, है ना, उसे हम कहते हैं नेजल कंजेशंस, है ना। तो इस तरीके से जब भी सर्दी होती है तो सर्दी में ये सिम्टम्स होते हैं और इसके अलावा और भी सिम्टम्स आपने देखे होंगे, है ना। तो ये सर्दी होती क्यों है ना। तो सर्दी क्यों होती है, इसके पीछे बहुत कारण है, लेकिन जो मेन मैकेनिज्म है वो क्या है, आइए अब हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सर्दी क्यों होती है और इसका हिस्टामिन से क्या लेना देना है ना। तो याद रखिएगा, जनरली जो जब भी सर्दी होती है वो फ्लू के कारण होती है। फ्लू खासकर एक प्रकार का वायरस है, वायरस के कारण फ्लू होता है, और जब ये वायरस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में पहुंचता है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में पहुंचने के बाद में ये क्या करता है, जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो सेल्स है, इन सेल्स में एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती है जिन्हें हम लोग कहते हैं मास्ट सेल। इन मास्ट सेल को एक्टिव कर देगा, जिसके कारण से मास्ट सेल जो है हिस्टामिन बनाना चालू कर देगी, हिस्टामिन ज्यादा रिलीज करना चालू कर देगी। तो जो भी फ्लू या वायरस है या एलर्जी है, उसके कारण से क्या होता है, मास्ट सेल हिस्टामिन बनाना ज्यादा चालू करेगी। जब भी हिस्टामिन बनता है, ज्यादा बनता है, तो हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी जो हमारा श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी ट्रैक पर जब रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो सेल्स है, इन सेल्स पर जब एंजाइम आकर बाइंड होगा, क्यों बाइंड होगा, क्योंकि ये जो सेल है, इन सेल पर हिस्टामिन का रिसेप्टर पाया जाता है। यहां पर क्या है, ये हिस्टामिन रिसेप्टर है, ओके। और ये जो हिस्टामिन रिसेप्टर है, इसका नाम होता है H1 रिसेप्टर। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं H1 रिसेप्टर। जब भी हिस्टामिन H1 रिसेप्टर से बाइंड होता है तब हमें फ्लू या सर्दी जैसे सिम्टम्स आएंगे, ये आप याद रख लीजिएगा। जब भी हिस्टामिन हमारे H1 रिसेप्टर से बाइंड होगा, और H1 रिसेप्टर कहां होते हैं, हमारे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, नाक से लेकर हमारे लंग्स तक, है ना। तो जब भी हिस्टामिन रेस्पिरेटरी ट्रैक पर जो सेल्स है उन पे H1 रिसेप्टर होता है, इनसे जैसे ही हिस्टामिन बाइंड होगा तो क्या होगा, हमें सर्दी जैसे लक्षण आना चालू हो जाएंगे। वहीं पर जब हिस्टामिन हमारे स्टमक, हमारी जो स्टमक है, हमारे स्टमक पर जो सेल्स है वहां पर भी हिस्टामिन रिसेप्टर है, लेकिन ये जो हिस्टामिन रिसेप्टर है इसे हम कहते हैं H2 रिसेप्टर। इसे हम क्या कहते हैं, H2 रिसेप्टर। जब हिस्टामिन स्टमक के H2 रिसेप्टर से जाकर बाइंड होगा तब ये HCl का सिक्रेशन करेगा और एसिडिटी पैदा करेगा।
यानी हिस्टामिन एक ही है, लेकिन जब वो H1 रिसेप्टर से बाइंड होता है तो सर्दी पैदा करता है, और जब ये हिस्टामिन H2 रिसेप्टर से बाइंड होता है तब वो एसिडिटी कॉज करता है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि हिस्टामिन तो एक ही है लेकिन उसके रिसेप्टर अलग अलग है। तो यदि आपको एसिडिटी हो रही है तो एसिडिटी के लिए आपको सिमेटिडीन या रेनिटिडीन खानी पड़ेगी। सिमेटिडीन और रेनिटिडीन भी एंटीहिस्टामिनिक है, लेकिन सिमेटिडीन और रेनिटिडीन H2 रिसेप्टर से हिस्टामिन को बाइंड होने से रोकती है और एसिडिटी में रिलीफ करती है। यदि आप सिमेटिडीन या रेनिटिडीन को सर्दी में खाओगे तो कोई आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि सिमेटिडीन या जो रेनिटिडीन है, ये क्या है, सिमेटिडीन या रेनिटिडीन H1 रिसेप्टर से नहीं बाइंड होती। ठीक है, यानी ये जो ड्रग है वो बहुत ही स्पेसिफिक ड्रग है, इनका स्ट्रक्चर स्पेसिफिक है। ये ड्रग केवल और केवल जो है H2 रिसेप्टर से बाइंड होगी, H1 रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगी। तो यदि आपको सर्दी में राहत पाना है तो सर्दी के लिए हमें क्या खाना पड़ेगा? सर्दी के लिए हमें आजकल बहुत कॉमन चलती है, बहुत ही कॉमन सी एक दवा है जिसके हम कहते हैं एविल, और इस एविल में देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा फेनेरामाइन मेलेट या सेट्रिजीन, ये नाम आपने जरूर सुना होगा। सर्दी में एविल या फेनेरामाइन मेलेट या सेट्रिजीन आजकल डॉक्टर देते हैं। तो सर्दी होने पर यदि आप सिट्राजिन खाओगे तो सिट्राजिन क्या करती है, सिट्राजिन H1 रिसेप्टर से बाइंड होगी और H1 रिसेप्टर से बाइंड होकर क्या होगा, यहां पर सर्दी में राहत मिलेगी। तो इस तरीके से हिस्टामिन अलग अलग रिसेप्टर पे अलग अलग तरीके से काम करता है, इसीलिए अलग अलग रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए हमें अलग अलग ड्रग की जरूरत पड़ती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एंटीहिस्टामिनिक समझ में आ गया होगा, और आगे जब आपको एसिडिटी होगी या सर्दी होगी तब आपको ये चीजें जरूर याद रहेगी कि हाँ सर ने कुछ हमें ऐसा बताया था कि एसिडिटी के लिए ऐसा हो रहा है और सर्दी के लिए ऐसा हो रहा है। अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जब कफ एंड फ्लू होता है तो उस समय जो हम लोग मेडिसिन लेते हैं वो अलग होती है, और जब हमें एसिडिटी हो रही है तो उस समय जो मेडिसिन जब हम लोग लेते हैं तो वो अलग होती है। तो कहने के लिए चाहे फ्लू की बात हो, चाहे हाइपर एसिडिटी की बात हो, इसके लिए अल्टीमेटली हिस्टामिन ही रिस्पॉन्सिबल है, एंड दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टामिन। तो ये हिस्टामिन फ्लू के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, यानी सिम्टम रिलेटेड टू द फ्लू, जैसे नेजल कंजेशन, वेसोडाइलेटेशन, स्वेलिंग, ईचिंग, इस तरीके से जो एलर्जिक रिएक्शन होते हैं उन एलर्जिक रिएक्शन के लिए भी जो है हिस्टामिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। बट हिस्टामिन जब H1 रिसेप्टर से बाइंड होता है तो फ्लू यानी कफ एंड कोल्ड, सर्दी जैसे लक्षण, एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस होते हैं ना। ये एक जनरली आप याद रख सकते हैं कि जब भी हिस्टामिन जो है वो अपने H1 रिसेप्टर से जाकर बाइंड होगा तब हमें सर्दी जैसे लक्षण, ईचिंग होना चालू होगी, नेजल इरिटेशन होना चालू होगा, आंखों से पानी आना चालू हो जाएगा, कई बार चेहरे पे सूजन आ जाती है, कई बार आंखें लाल हो जाती है, कई बार आंखों में जलन होना चालू हो जाती है, हाथ पैरों में स्वेलिंग आना चालू हो जाएगी, रेड पूरे बॉडी में रेशेस आना चालू हो जाएंगे, पैचेस आना चालू हो जाते हैं, उसमें ईचिंग होना चालू हो जाती है। तो ऑल दीज आर रिलेटेड टू द हिस्टामिन, बिकॉज हिस्टामिन व्हाट इट डज, इट बाइंड्स टू इट्स H1 रिसेप्टर एंड प्रोड्यूसेस एलर्जिक रिएक्शन। लेकिन वहीं पर जब यही हिस्टामिन अपने H2 रिसेप्टर से जाकर बाइंड होता है जो कि हमारे गैस्ट्रोलाइनिंग में है, जो कि हमारे स्टमक में है, तो जब वहां पर यह हिस्टामिन आकर बाइंड होता है तब ये वहां पर एसिड सिक्रेशन को क्या करता है, बढ़ा देता है। और जब एसिड का सिक्रेशन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली वी नो दैट इट कॉजेज द हाइपर एसिडिटी, एंड इफ इट इज नॉट ट्रीटेड सुटेबली इट मे लीड टू द पेप्टिक अल्सर। तो अब यदि हम देखें यहां पर तो ये जो है ये सिमेटिडीन का स्ट्रक्चर है जो कि H2 रिसेप्टर से जाकर बाइंड होता है, यानी ये जो सिमेटिडीन है इसे हम लोग H2 एंटागोनिस्ट भी कह सकते हैं। वी कैन कॉल इट अ H2 एंटागोनिस्ट। व्हाई? बिकॉज इट इज स्पेसिफिकली गोइंग टू बाइंड द H2 रिसेप्टर। ओके, तो जो सिमेटिडीन और जो रेनिटिडीन है वी कॉल देम H2 एंटागोनिस्ट। ऑल्दो
चाहे ब्रोमोफेनेरामाइन की बात करें, चाहे यदि हम Br की जगह क्लोरीन जोड़ दे तो उसे हम कहेंगे क्लोरफेनेरामाइन, है ना, जो कि मार्केट में एविल नाम से आती है। तो चाहे ब्रोमोफेनेरामाइन हो चाहे क्लोरोफेनेरामाइन हो, दिस इज H1 एंटागोनिस्ट, वी कॉल इट अ H1 एंटागोनिस्ट। क्यों? क्योंकि यह सेलेक्टिवली केवल H1 रिसेप्टर, और H1 रिसेप्टर कहां होते हैं? यूजली हमारी ब्लड वेसल और जो नेजल पैसेज है, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, यहां पर H1 रिसेप्टर्स होते हैं। और जब भी हिस्टामिन इन H1 रिसेप्टर से जाकर बाइंड होगा तो एलर्जी क्रिएशन, नेजल कंजेशन, सर्दी जैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे। तो जब हम लोग ब्रोमोफेनेरामाइन या क्लोरफेनेरामाइन, जिसे एबिल कहते हैं, या अभी जो लेटेस्ट में जो चल रहा है सेट्रिजीन, या जिसे हम लोग लीवोसिट्राजीन कहते हैं, जब ये H1 रिसेप्टर से बाइंड होती है तो क्या करता है? वहां पर ये हिस्टामिन के एक्शन को रोकेगी और हमें एलर्जिक रिएक्शन से रिलीफ दिलाएगी। तो यहां पर एक चीज क्लियर हो गया होगा कि यदि हमें एसिडिटी है तो हमें सेलेक्टिव H2 एंटागोनिस्ट लेना होगा, और यदि हमें एलर्जिक या फ्लू जैसे सिम्टम्स है तो उसे हमें H1 एंटागोनिस्ट ही लेना होगा। यहां पर एक चीज मैं आपको बता देता हूं H1 एंटागोनिस्ट के बारे में, कि जो H1 एंटागोनिस्ट होते हैं जनरली वो दो प्रकार के होते हैं। उसे हम लोग डे टाइम एंटीहिस्टामिनिक और जो है नाइट टाइम एंटीहिस्टामिनिक्स कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, बहुत ही ब्रीफ में नॉलेज के लिए यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा कि कभी यदि आपको सर्दी हुई है या फ्लू हुआ है या कोल्ड हुआ है, तो जब कोल्ड होता है तो कोल्ड के सिम्टम्स में हेडेक होता है, कोल्ड के सिम्टम्स में एलर्जिक रिएक्शन होती है, कई बार जो है नेजल कंजेशन होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, देन राइनाइटिस होता है, यानी नाक से लिक्विड यानी म्यूकस का फ्लो बढ़ जाता है, जिसे हम लोग कॉमनली रनिंग नोज कहते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स है। अब इन सिम्टम्स को ठीक करने के लिए हमें H1 एंटागोनिस्ट लेना होता है, और ये H1 एंटागोनिस्ट क्या है, या जिसे हम लोग कहते हैं एंटीहिस्टामिनिक्स लेना होगा। और ये जो H1 एंटीहिस्टामिनिक्स है, इसके एग्जाम्पल हमने क्या देखे? ब्रोमोफेनेरामाइन, अभी हमने एग्जाम्पल देखा था, या क्लोरफेनेरामाइन, जो कि मार्केट में जो है एविल नाम से आती है। लेकिन जब हम लोग सर्दी वगैरह हो रही है और जब हम लोग ब्रोमोफेनेरामाइन या क्लोरफेनेरामाइन जब लेते हैं तो इनका एक साइड इफेक्ट है कि इनके लेने से हमें डिजीनेस या नींद जैसा लगता है, ड्राउजीनेस रहेगा, अलसायापन रहेगा, नींद आएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि यदि नींद आती है या डिजीनेस होता है, मान लीजिए कि आपको सर्दी है फॉर एग्जांपल, लेकिन आपका दोपहर को 12 बजे से जो है एग्जाम भी है, तो सर्दी के लिए यदि आप H1 एंटागोनिस्ट लेते हो, जैसे क्लोरफेनेरामाइन या ब्रोमोफेनेरामाइन यदि आप लेते हो, तो क्या होगा, इससे आपको सर्दी यानी कफ, कोल्ड या एलर्जिक रिएक्शन में रिलीफ तो मिलेगा, लेकिन क्या होगा, आपको नींद या डिजीनेस महसूस होना चालू होगी। और यदि आप मेंटली अलर्ट नहीं रहोगे तो आप अपने एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। या मान लीजिए आपको ड्राइविंग करना है या और सर्दी है, तो आपने क्या किया कि इस तरीके की मेडिसिन ले ली, तो हम जानते हैं कि इस तरीके की मेडिसिन लेके ड्राइव करना बहुत ही रिस्की हो सकता है। तो ऐसे एंटीहिस्टामिनिक्स जिनके खाने से नींद आती है, उन्हें हम लोग दिन में यूज न करके केवल हम लोग उसे रात में यूज करते हैं, क्योंकि ताकि इनके लेने से क्या हो, हमें नींद भी अच्छी आ जाए और हमें राहत भी मिल जाए। तो इस तरीके के एंटीहिस्टामिनिक्स को हम लोग नाइट टाइम एंटीहिस्टामिनिक्स कहते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ एंटीहिस्टामिनिक्स यानी H1 एंटागोनिस्ट ऐसी है, फॉर एग्जांपल सेट्रिजिन की बात करें हम लोग, या यदि हम लोग बात करें लीवोसेट्रिजिन की बात करें, तो सेट्रिजिन या जो लीवोसिट्राजिन है, इन्हें हम लोग जो है डे टाइम एंटीहिस्टामिनिक्स कहते हैं।
इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग डे टाइम एंटीहिस्टामिनिक्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सेट्रिजीन या जो लीवोसिट्राजीन है, यदि आप इसे दिन में भी खाते हैं तो आपको नींद जनरली नहीं आएगी, क्योंकि ड्राउजीनेस या डिजीनेस जो है दैट इज नॉट अ साइड इफेक्ट ऑफ द सेट्रिजीन या लीवोसिट्राजीन। तो ऐसे समय के लिए यदि आपका एग्जाम है या आपको ड्राइव करना है तो ये सलाह दी जाती है कि आप जो है नाइट टाइम एंटीहिस्टामिनिक्स को न ले, केवल डे टाइम एंटीहिस्टामिनिक्स को ही आप ले। तो यहां पर आपको चीजें कुछ हद तक क्लियर हो गई होगी कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो एप्लीकेशन पार्ट कितना इंटरेस्टिंग है। जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को केवल रिएक्शन तक ही हम लोग पढ़ते हैं तब वो बोरिंग महसूस होना चालू हो जाती है, या लगता है कि इसका लाइफ में हमारे क्या यूज है। लेकिन जब हम लोग एप्लीकेशन पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो यहां पर जो है ये जो हम लोग ड्रग्स यानी मेडिसिन के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे आपको और ज्यादा इंटरेस्ट आना चालू हो जाएगा, और आप घरों में, आपके घर में जो मेडिसिन है उन मेडिसिन पर जो नेम है वो नेम आप पढ़ने की कोशिश करना, तो आपको आइडिया लगेगा कि जो फिजिशियन या जो डॉक्टर है किस पर्पस के लिए कौन सी मेडिसिन जो है प्रेस्क्राइब करते हैं। तो यहां पर अभी हम लोगों ने एंटीहिस्टामिनिक्स के बारे में पढ़ा। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ड्रग्स यूज फॉर अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ऐसी ड्रग जिनका जो यूज है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए किया जाता है।